Hello guys, welcome to Pathshala IIT JEE NEET. Today we are going to study class 10th biology chapter life process. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे characteristics of living organism. Some common characteristic of living organism. कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले भी हमने देखा ग्रीन होम, जहाँ पे आपने क्या देखा कि किसी भी लिविंग बींग्स को लिविंग होने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स उनमें होने चाहिए। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को थोड़ा एलाबोरेट करके हम देखें कि क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। All living things are made up of cell containing protoplasm. Whether the organism is active or inactive, the protoplasmic structure must be kept in functional state through metabolism. कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सेल से बने हुए हैं। सेल क्या है? सेल साइटोप्लाज्म रखा हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव है या इनएक्टिव है, एक्टिव और इनएक्टिव कहने का मतलब या तो वो आराम से बैठा हुआ हो, या फिर वो सोया हुआ हो, या फिर वो बहुत सारा फिजिकल वर्क कर रहा हो। यानी कि बॉडी जो आपको दिख रहा है एक्टिव, या बॉडी जो आपको दिख रहा है इनएक्टिव, वो एक्चुअल में एक्टिव और इनएक्टिव नहीं। वो एक्टिव और इनएक्टिव तब जब आपका सेल कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आप डेथ हो गया है आपका, तो फिर आपका सेल इनएक्टिव कह सकते हो। लेकिन जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, जब तक आप जीवित हो, तब तक आपके प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे फंक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपको लग रहा है कि कोई पर्सन सोया हुआ है तो ये रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है, पर उसके बॉडी का हर एक सेल काम कर रहा है। उसके बॉडी के हर एक सेल के प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, जिसको आप मेटाबॉलिज्म कह रहे हो। तो ये रिएक्शन उनको लिविंग बीइंग होने के लिए होते रहना चाहिए, जिसकी थ्रू वो कंटिन्यूअसली अपने डिफरेंट ऑर्गन्स सबको प्रोवाइड करा रहे होते हैं एनर्जी। जैसे हार्ट ब्लड कंटिन्यूअसली पंप करेगा, तभी तो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। कंटिन्यूअसली गैसियस एक्सचेंज आप कर रहे होते हो ब्रीदिंग के थ्रू, तो सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा होता है ब्लड के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेस आपके प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे कंटिन्यूअसली हो रहा है, चाहे आप एक्टिव हो चाहे आप इनएक्टिव हो। यानी कि जो आप अपने लैंग्वेज में कह रहे हो एक्टिव और इनएक्टिव, बट सेलुलर लेवल पे कभी इनएक्टिव नहीं होगा जब तक वो लिविंग बींग्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच अकर इन अ लिविंग बींग्स ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग इट्स मॉलिक्यूल। वो सारे कलेक्टिवली एडिशनली सारे केमिकल रिएक्शंस को कह रहा है मेटाबॉलिज्म, जो एक सेल के अंदर कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रहा है किसी लिविंग बींग्स के अंदर। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन लीवर। कहने का मतलब है कि आप जो खाते हो फूड, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका क्या है, यूज करते हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को यूज करके उसका ब्रेक डाउन करते हो सिंपलर फॉर्म में, जिससे आपका सेल ले सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग गेट फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो हम बोल रहे थे कि जो भी आप सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन के दिख रहे हो, या फिर हम लोग जो भी दिख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बना। सेल्स बने, सिंगल सेल जाइगोट टूटा, 2 सेल में बना, फिर ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए। तो सेल्स बना, सेल्स से सेल्स बना, फिर उनसे जो सेल्स बना, इन सबको बनने के लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए। तो ये कहाँ से मिला? इनको वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिला? तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो कि आपको किससे मिलता है? फूड से मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स आप किससे लेते हो? फूड से लेते हो। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। एवरी लिविंग बीइंग्स रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वर्किंग बॉडी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ताकि वो काम कर सके। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो एनर्जी वैसे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलता है जिसके अंदर एनर्जी ट्रैप्ड होता है, तो वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम वैसे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के यूज से उसमें जो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है वो हम तक पहुंच सके, ताकि हम अपने डे टू डे लाइफ और हम अपने लाइफ प्रोसेसेस और हम अपने सेलुलर लेवल तक के वर्क
सब के सब परफॉर्म कर सके, हमारा बॉडी बिल्डअप हो सके। तो इन सब के लिए हमको न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं उसको रेस्पिरेशन करके उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करना, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप बात कर रहे हो कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे सेल्स तक जाना चाहिए, जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे सेल्स तक जाना चाहिए, जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको बाहर रिलीज होना चाहिए, प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं उनको उनके हर एक सेल्स तक पहुंचना चाहिए, वो गैसियस एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही समझेंगे। यानी कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनका 1-to-1 इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से हो रहा हो, यानी कि डायरेक्टली कांटेक्ट बन रखा हो उनका इन्वायरमेंट से, तो फिर उनको तो कोई खास ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुंह में खाया और सेल्स तक पहुंच गया, बॉडी तक पहुंच गया। तो हम जब मुंह में खाना ले रहे हैं तो उसको स्टमक तक पहुंचने तक और फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने तक, इन सब के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। हम जो सांस ले रहे हैं तो उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाने और फिर लंग्स से जो भी ब्लड में ब्लड में एक्सचेंज होने, फिर ब्लड से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस ब्लड को सर्कुलेट होने, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि हमने नोज से एयर को एक्सचेंज किया और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, तो ये भी किसके थ्रू, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। आप जो भी बॉडी में एक्सक्रीट कर रहे हो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स, वो बाहर में रिलीज हो रहा है, तो वो सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है उनका, और बाहर में कैसे रिलीज हो रहा है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। इनके लिए भी कोई ट्रांसपोर्टेशन है। सिमिलरली प्लांट के अंदर देख लो, अगर वो फूड बना रहे हैं लीफ के अंदर तो उनके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच रहा है, रूट से लेके लीफ के टिप तक और स्टेम्स पर जितनी भी जगह है वो सारे जगह पे, तो वहाँ पे वो उनका फ्लेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे आप देखते हो तो उनका वैस्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन, यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। लेकिन गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो अपने मैनेज कर लेते हैं, उनका बहुत सारा सरफेस जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन में रहता है। दूसरा गैसियस एक्सचेंज वो स्टोमेटा वगैरह के थ्रू कर लेते हैं, तो इनमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नहीं है जितनी हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट के अंदर वैस्कुलर सिस्टम, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि लिविंग बींग्स के अंदर होता है, जहाँ डायरेक्टली सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट with the environment, therefore a mechanism of transportation is found। यानी कि जहाँ कहीं भी वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सेल्स का इन्वायरमेंट के थ्रू, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर एंड वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट के अंदर। एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, उनको बॉडी से निकालना। इरिटेबिलिटी भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, यानी कि अगर हमको कोई टच करता है, हमको सेंसेस होता है, हम उससे अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा हो हमारे सराउंडिंग के अंदर तो हम उसके अगेंस्ट अपना सेंस शो करते हैं। प्लांट के अंदर अभी पहले हमने कहा टच मी नॉट, प्लांट को अगर आप टच करो तो वो रॉल हो जाता है। सनफ्लावर का सन्स की तरफ मुड़ना, तो ये सारे जो हैं वो इरिटेबिलिटी, तो आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो आप अपने साइंस दे के, अपने मूवमेंट शो करके, तो यही आपका लिविंग बींग्स होने का कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जो कि आप कैसा हो, इरिवर्सिबल हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार आप इकट्ठा करके मिट्टी इकट्ठा करके एक बना दिया, एक कोना बना दिया और फिर बाद में उसको तोड़ दिया, तो ये नहीं। या फिर रॉक बन रहा है और उसको तोड़ दिए हम, वो हमारा ऐसा ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग बींग्स के लिए हो सकता है जो इरिवर्सिबल हो। एक बार अगर हो जाए तो वापस से उसको उसी साइज में नहीं लाया जा सकता। ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर आप एक बार बचपन से बड़े हो गए तो फिर वापस से आप कहोगे नहीं मेरे को तो बचपन में जाना है, तो आपको बचपन में लाया जाए। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल इन बॉडी साइज। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग देख रहे थे बहुत सारे, उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन भी था, यानी कि जो आप नरिश कर रहे हो, जो आप न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हो, आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे आपका शरीर विकसित हो, तो वही न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन आया कहाँ से, तो ये लैटिन वर्ड न्यूट्राइज से आया है, जिसका मतलब है नरिश करना। नरिश मतलब पालन पोषण करना।
It is a process in which living organisms either obtain or synthesize food which is then broken into simple compounds so that they can be absorbed and utilized by the body. ये न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि या तो कहीं से गेन हो सके या फिर सिंथेसाइज करे फूड, और जिसको कि वो वापस से क्या करे, तोड़े सिंपल कंपाउंड में, सिंपल फॉर्म में, जो कि शरीर के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो वैसे ही आपका एनर्जी यूटिलाइज्ड कर पाएगा बॉडी, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे हैं। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट देख रहे हैं कौन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनको होलोफिटिक भी कहते हैं। दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि उस टाइप का न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपने फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद सिंथेसाइज करने लायक नहीं होते हैं, वो बना बनाया फूड गेन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो खुद से फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट ही नहीं शो करते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक को कहा हमने फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा को कहा हमने केमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट रेस को ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से वो एनर्जी का गेन करते हैं विद द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो ग्रीन प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाए। केमो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, यहाँ पे ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज अपने एनर्जी ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड से गेन करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको तोड़ते हैं, किसको, केमिकल कंपाउंड को, और फिर उनसे एनर्जी गेन करके फिर ग्लूकोज का सिंथेसाइज करते हैं। वैसे हम इसको और भी क्लियर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला देखते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से सिंथेसाइज नहीं करता उसको क्या कह रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो उनको कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट मोड ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जहां आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स गेन कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए। दूसरा कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म तो हेट्रोट्रॉफिक तो शो कर ही रहा है क्योंकि खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे गेन कर रहा है, तो वो किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर पे जाके वहाँ से डायरेक्टली वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट का गेन कर लेता है। एग्जाम्पल टेपवॉर्म। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगस वगैरह होते हैं, आप ब्रेड वगैरह पे ग्रीन कलर का देखते हो कि आपको दिखता हो कभी कभी, जिनको भुआ भी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थ से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। तो ब्रेड मोल्ड और मशरूम इनका एग्जाम्पल हो गया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करे, किन से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।